दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के चलते सांस लेना जानलेवा साबित हो सकता है। आज दिल्ली का औसत AQI 321 दर्ज किया गया और हवा का स्तर बहुत खराब श्रेणी में है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में AQI 404 तक पहुंच गया, जबकि नेहरू नगर में AQI 393, न्यू मोतीबाग में AQI 375, मुंडका में 365 पर पहुंच चुका है। वहीं नोएडा का औसत AQI 280 है, गुरुग्राम का AQI 230 है, गाजियाबाद का AQI 282, जबकि फरीदाबाद का AQI 320 तक पहुंच चुका है। वहीं ऋषिकेश, देहरादून और काशीपुर उत्तराखंड में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं। वायु प्रदूषण के मामले में देश के सबसे प्रदूषित 131 शहरों में ये शामिल है। इन शहरों का ये हाल लगातार बढ़ती गाड़ियों की संख्या, उनसे निकलता धुआं और बड़े पैमाने पर हो रहे निर्माण की एक बड़ी वजह है। पहाड़ों को ताजा साफ हवा के लिए जाना जाता है, लेकिन दुनिया भर की हवाओं में जो जहर घुल रहा है, पहाड़ भी उससे अछूते नहीं है। दिवाली और सर्दियों में हवा और जहरीली हो जाती है। यही नहीं, देहरादून और ऋषिकेश जैसे शहरों में गाड़ियों की बढ़ती संख्या और तेजी से बन रही इमारतों से प्रदूषण फैल रहा है। तो वहीं काशीपुर में कारखानों की वजह से सबसे ज्यादा वायु प्रदूषित है। नियंत्रण क्षेत्र में प्रदूषण बोर्ड द्वारा काफ़ी रेगुलेटरी वर्क्स किए जा रहे हैं। प्रदूषण द्वारा जो फैक्ट्रियों द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है, चाहे वो एयर एमिशन हो या एफ्लुएंट एमिशन हो, एफ्लुएंट डिस्चार्ज हो, उस दिशा में कई सारे अहम कदम उठाए जा रहे हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत जो 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ देश में है, उसमें उत्तराखंड के 3 शहर है, ऋषिकेश, देहरादून और काशीपुर। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एयर पोल्यूशन ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए भारत सरकार द्वारा इसको क्लीनिंग करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस साल की शुरुआत से अगस्त तक के आंकड़े देखें तो पाएंगे कि ऋषिकेश, देहरादून और काशीपुर में हवा प्रदूषित होती जा रही है। जून के महीने में ऋषिकेश में PM10 167 रहा। मार्च महीने में देहरादून में PM10 201 मापा गया। वहीं फरवरी में काशीपुर में PM10 125 था। वहीं PM 2.5 की बात करें तो जून के महीने में ऋषिकेश में यह आंकड़ा 108.72 था। मई महीने में देहरादून में PM 2.5 100.25 रहा। काशीपुर में यह 66.81 के स्तर पर मापा गया। वैज्ञानिकों की चिंता यह है कि देहरादून और ऋषिकेश में चारों तरफ फॉरेस्ट एरिया होने के बाद भी यह वायु प्रदूषण ज्यादा है, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। गाड़ियों के कारण जो उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, उसके कारण तो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, ग्रीन हाउस गैस है। दूसरा जो उसमें अनडाइजेस्टेड जो कार्बन है, ब्लैक कार्बन जो है, जो उत्सर्जित हो रहा है, उसकी वजह से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, ग्लेशियर्स पे पड़ रहा है, टेम्परेचर पे पड़ रहा है, उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। विकास और विलासिता की अंधी दौड़ में उत्तराखंड जैसा हिमालय राज्य भी वायु प्रदूषण से अछूता नहीं रह गया है। इसके 3 शहर देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वजह सड़कों पर बेहिसाब गाड़ियां दौड़ रही है और उससे निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण को बढ़ा रहा है। इसके अलावा लगातार हो रहे बड़े निर्माण से उठने वाली धूल भी प्रदूषण को और बढ़ा रही है। नियम और मानक है, लेकिन कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है। अगर इसी तरह से वायु प्रदूषण बढ़ता रहा तो इंसानों के लिए तो ये खतरा है, वहीं हिमालय के ग्लेशियरों के लिए भी एक बड़े खतरे की घंटी है। देहरादून से NDTV इंडिया के लिए किशोर रावत। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने TMC सांसद महुआ मोइत्रा को 2 नवंबर को कमेटी के सामने पेश होने को कहा है। पहले मोइत्रा को 31 अक्टूबर को पेश होना था, लेकिन उन्होंने 5 नवंबर के बाद का समय मांगा था। उधर महुआ मोइत्रा ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने संसदीय पोर्टल का लॉगिन और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी के साथ साझा किया था। घूसकांड में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।
मामले की जांच कर रही लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने मोइत्रा के उस अनुरोध को पूरी तरह से नहीं माना कि उनकी पेशी 31 अक्टूबर की बजाय 5 नवंबर के बाद हो। कमेटी ने मोइत्रा को 2 नवंबर की सुबह 11 बजे पेश होने के लिए बुलाया है। मोइत्रा को भेजे गए नोटिस में कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने एक हिदायत दी है कि मामला गंभीर है, इसलिए अब पेशी की तारीख आगे बढ़ाने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। अगर संसदीय कमेटी ने किसी को तलब किया है तो जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और जो गलतियां हुई हैं अगर वो स्वीकार नहीं करेंगी तो सच्चाई छिपती नहीं। देश जानना चाहता है ये आखिरकार सांसद बिक कैसे गए। तृणमूल का जो नेतागण है वो काफ़ी कौन तदंत पर आते नहीं, टाइम लेता है, कोर्ट में जाते हैं, रक्षा कवच जो चाहते हैं। उधर इस मामले में एक अहम मोड़ आ गया है। एक निजी टेलीविजन चैनल को दिए इंटरव्यू में महुआ मोइत्रा ने स्वीकार किया है कि उन्होंने सांसद के तौर पर अपने पोर्टल का लॉगिन और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को दिया। लॉगिन और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सवाल भी अपलोड किए गए। हालांकि मोइत्रा ने दावा किया कि केवल लॉगिन करने से सवाल अपलोड नहीं होते हैं। सवाल को अपलोड करने से पहले एक ओटीपी आता है जो उनके ही फोन पर आता है। मोइत्रा ने यह भी दावा किया कि दर्शन हीरानंदानी ने उन्हें कुछ गिफ्ट तो दिए थे, लेकिन पैसे लेने की बात से इनकार किया। गंभीर आरोपों से घिरे महुआ मोइत्रा के तेवर अब भी हमलावर हैं। निजी चैनल को दिए इंटरव्यू को एक्स पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, बीजेपी ने डराने धमकाने के लिए गलत व्यक्ति को चुन लिया है। कोई एथिक्स कमेटी आपको नोटिस भेजती है तो नोटिस टीवी पे नहीं चलना चाहिए, वो नोटिस अखबार में भी नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि महुआ मोइत्रा जी ने जो बेईमानी की है, पैसे लेकर अपनी मेंबरशिप और अपनी आईडी दी है, वो लोगों तक जानी नहीं चाहिए। तो इसलिए आज उनको ये तकलीफ हो रही है। इसमें कोई सिक्रेसी तो नहीं है। जो सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल पब्लिक के लिए ही तो होंगे, तो उसमें कौन सा ऐसा सिक्रेसी का डिस्क्लोजर है ही नहीं, बल्कि वो डिस्क्लोजर के लिए है। सिक्रेसी न मेंटेन करने के लिए वो सवाल किया जाता है कि क्या गड़बड़ी है, क्या अच्छाई है। अपने इंटरव्यू में महुआ मोइत्रा ने यह भी दावा किया कि 2019 में सांसदों का पोर्टल शुरू होने के बाद उसको चलाने के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। महुआ मोइत्रा के इस दावे को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सिरे से नकार दिया। महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष को शिकायत करने वाले निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एनआईसी के वो दस्तावेज और फॉर्म साझा किए जो किसी सांसद से लॉगिन और पासवर्ड देते समय भरवाए जाते हैं। इसमें पहली ही शर्त यह है कि सांसद अपना लॉगिन और पासवर्ड गोपनीय रखेगा और इसे किसी और से साझा नहीं करेगा। ऐसा नहीं करने से हैकर्स उसका बेजा इस्तेमाल कर सकते हैं। निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर एक और बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने मोइत्रा पर गवाहों पर दबाव बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। दुबे ने एक्स पर लिखा, सूचना के अनुसार दर्शन हीरानंदानी और दुबई दीदी संपर्क में हैं। गवाह को प्रभावित करने की कोशिश चल रही है। लोकसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि दुबे ने यह साफ नहीं किया कि वो किन गवाहों की बात कर रहे हैं। रोजाना सामने आ रहे नए नए तथ्यों से महुआ मोइत्रा पर दबाव बढ़ता जा रहा है। 2 नवंबर को एथिक्स कमेटी के सामने मोइत्रा जो जवाब देंगी वो काफी हद तक उनका भविष्य तय करेंगे। एथिक्स कमेटी के सदस्यों ने पहले ही दिन ये जता दिया था कि ये मामला बेहद गंभीर है और इसे उसी गंभीरता से देखना भी चाहिए। महुआ मोइत्रा ने कमेटी के सामने पेश होने के लिए 5 नवंबर के बाद का समय मांगा था, लेकिन 2 नवंबर की तारीख तय करके कमेटी ने यह जता दिया कि उसकी मंशा इसे जल्दी से जल्दी निपटाने की है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। ईडी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए अशोका यूनिवर्सिटी के फाउंडर प्रणव और विनीत गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने हाल ही में दोनों के घरों पर रेड की थी। ईडी ने कुल 17 जगहों पर रेड की थी और यह पूरा मामला बैंकों के साथ 1600 करोड़ की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। ईडी ने प्रणव और विनीत गुप्ता के साथ उनके सीए एसके बंसल को भी, माफ कीजिएगा, जिस तरीके से ये एसके बंसल को गिरफ्तार किया गया उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे थे। दरअसल कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के फाउंडर प्रणव और विनीत गुप्ता को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है।
सरकार ने प्याज के निर्यात पर 31 दिसंबर तक 67 रुपए प्रति किलो का शुल्क लगा दिया है। साथ ही सरकार 2 लाख टन प्याज भी खरीदेगी। आपको बता दें कि नवरात्रि के बाद देश भर में प्याज के दाम अचानक से बढ़ने लगे। दिल्ली में एक हफ्ते में प्याज के दाम करीब करीब दोगुने हो गए हैं। दिल्ली के अलग अलग बाजारों में प्याज की खुदरा कीमतें 75 रुपए तक पहुंच गई हैं। मध्य प्रदेश में भी खुदरा बाजार में प्याज के दाम 40 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं और सरकार भी हालात संभालने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और मध्य प्रदेश में प्याज की कीमतें अचानक से बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसी तस्वीरें हैं और एक हफ्ते में प्याज 2 से 3 गुना तक महंगी हो चुकी है। आखिर प्याज के दाम बढ़ने से कौन है परेशान, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। अफसर अली 2 हफ्ते बाद प्याज लेने बाजार में आए हैं, लेकिन यकीन नहीं हो रहा है कि प्याज के तेवर इतने चढ़ गए हैं। घर में एक समारोह है, 160-70 किलो प्याज चाहिए, लेकिन जिस बजट में पूरी सब्जी खरीदनी थी उतने का तो प्याज ही आ जाएगा। मैडम, मेरे घर में कल फंक्शन है, उसका सामान लेने आया था। प्याज वही 60-70 रुपये किलो मिल रही है। अभी थोड़े दिन पहले वही मैं 20 रुपये किलो लेके गया था, तो उसमें काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो 60 किलो प्याज 3,500 रुपये के लगभग आ रही है। अभी मैं 20 किलो लेके गया था 500-600 रुपये में। पूरी मंडी घूम ली अभी कि यानी दिल ही नहीं चाह रहा ले, पर मजबूरी है, अब लेना तो पड़ेगा। मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में प्याज के दाम ग्राहकों को रुलाने लग गए हैं। भोपाल में हफ्ते भर में प्याज के दाम तिगुने हो गए हैं। भोपाल के खुदरा बाजार में प्याज 50 से 60 रुपए किलो बिक रही है। व्यापारी कह रहे हैं कि उनकी लागत ही 45 रुपए के पार है। प्याज की फसल लेट है और बाहर बहुत जाती है। मध्य प्रदेश से जो प्याज है उस पर रोक लगना चाहिए। 30 से 40 गाड़ी मध्य प्रदेश से डेली जाती है बाहर, यूपी इधर उधर सब जगह जाती है। 40% टैक्स लगा दिया तो एक्सपोर्ट नहीं हो रही है माल, नहीं तो एक्सपोर्ट भी होता था। 1998 में प्याज दिल्ली की कुर्सी हिला चुकी है, इसलिए चुनावी मौसम में राजनीतिक दल काफी फिक्रमंद हैं। प्याज की कीमतों के उछाल ने बड़े बड़े तख्त उछाल दिए, ये सच्चाई रही है। बहुत सारी सरकारों को गिराने का काम किया है और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से शिवराज सिंह सरकार 18 साल तक जनता की दैनंदिन जीवन की कठिनाइयों के प्रति संवेदन शून्य रही है, ये शिवराज सिंह सरकार को प्याज खून के आंसू रुलाने का काम करने वाली है। जनता ये बात सुनिश्चित करेगी। देखिए, कई जगह पर सप्लाई चेन क्राइसिस की वजह से हो सकता है कि कीमतों में वृद्धि आई हो, लेकिन सरकार अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है कि जो सप्लाई चेन का इशू है उसको रिजॉल्व किया जाए। बाकी चीज़ों में वैसे भी हम देख रहे हैं महंगाई की जो दर है मध्य प्रदेश में वह राष्ट्रीय औसत से भी कम है। कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या फिर हिमाचल, वहाँ पर महंगाई की दर जहाँ एक और आसमान की ओर जा रही है, मध्य प्रदेश और देश में उसको सीमित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। अगर प्याज के संबंध में इस प्रकार की समस्या आ रही है तो उसको भी जल्दी निदान कर लिया जाएगा। ये लोगों के आंसू निकालती है जब ये कटती है, लेकिन अब इसके दाम लोगों के आंसू तो निकाल ही रहे हैं, लेकिन राजनेताओं को भी चिंता में डाल रहे हैं, क्योंकि ये प्याज जो है वो सीधे सीधे तौर पर राजनीतिक चुनाव में यानी कि विधानसभा चुनाव पर असर डाल सकती है। प्याज की दाम तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल यही उम्मीद की जा रही है कि आखिर इसके दाम कब घटेंगे। फिलहाल ये देखना होगा कि किसानों की आवक कब तक पूरी होती है और आखिर कब तक प्याज के दाम घटते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चुनाव के साथ साथ राजनीतिक दलों पर भी अच्छा खासा असर डाल रही है। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV।